आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज़ाद कश्मीर के ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें तहरीक इंसाफ दूसरी बार हिस्सा लेने जा रही है। वो वाहिद पार्टी है ये तहरीक इंसाफ जिसके अंदर नौजवानों को हमने देखा कि बड़ी तादाद में इस जमात के साथ जुड़े। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के मौजूदा हाकिम वक्त इमरान खान है। यही वजह हुई कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बैरून मुल्क से अच्छी नौकरियां छोड़ के लोग जो थे वो आज़ाद कश्मीर में आए, इंतखाबी सियासत में हिस्सा लिया। इससे कबल वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे। मेरी मुराद की अलियास अजीज़ मलिक जिनका तल्लक ज़िला कोटली से है, हल्का एक राजमहल जिसको कहते हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। दुबई में बड़ी अच्छी नौकरी करते थे, अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे पहुँचे। अब इनके साथ क्या होगा और ये अवाम के साथ क्या करेंगे, ये मैं इन्हीं से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच इब्रार साहब, आपने टाइम दिया। मोस्ट वेलकम। मलिक साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। सियासत में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो बचपन से पॉलिटिक्स देखते रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है मेरे लिए। बट इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि मैं खुद ऑन ग्राउंड हूँ। पॉलिटिक्स स्टार्ट की है मैंने, पिछले 3 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ हल्के के अंदर, तो इट्स समथिंग न्यू और अच्छा लगा। सियासी जरासीम जो थे इस मील्स के बाप दादा से हैं। जी एग्जैक्टली। वो क्या करते थे? जी, मेरे दादा जो हैं वो 1960 में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। उसके बाद वालिद साहब जो हैं वो 2 दफ़ा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो 30 ईयर्स तक मजलिस आमला के मेंबर रहे हैं, 2006 तक। और पहले हम लोग हल्का नंबर 2 में हमारी यूनियन काउंसिल थी और उस वक्त हम सरदार सिकंदर अयाद की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, आई मीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को। और 2006 में हम लोगों ने उनसे अपना नाता तोड़ा और उसके बाद जावेद बडानवी को सपोर्ट किया। उसके बाद से आज तक सरदार सिकंदर अयाद खान हमारी यूनियन काउंसिल से और हल्के में 2011 से इलेक्शन विन नहीं कर सके। उसमें मेरे वालिद साहब का काफ़ी बड़ा रोल था। काफ़ी बड़ा रोल था। आप दुबई में थे, ऐसा ही है? जी, मैं शारजा में था। क्या करते थे? शारजा में मैं हेड ऑफ़ डिजिटाइजेशन था फॉर 11 ईयर्स, और इसके अलावा मैं वहाँ की रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी कमेटी का भी मेंबर था। वहाँ की रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी कमेटी के मेंबर थे, यानी कि यूएई में आपकी सरकारी नौकरी थी? जी, सरकारी नौकरी थी मेरी। क्यों छोड़ा उसको? पॉलिटिक्स के लिए। क्यों गए थे दुबई? दुबई तो मैं अच्छे कैरियर के लिए गया था एंड आई हैव रीच टू द पोजीशन जो मैंने आपको बताई है कि जिस पोजीशन में मैं काम कर रहा था लास्ट। लेकिन कुछ 4 साल पहले मैंने यहाँ मैं 4 अवार्ड्स भी मैं विन कर चुका हूँ वहाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 4 अवार्ड्स मिले हैं। क्यों उन्होंने अवार्ड दिया आपको? 2011 में मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था डिपार्टमेंटल करप्शन को रिड्यूस करने में। तो डिपार्टमेंटल करप्शन, जो बजट्स के ऊपर करप्शन होती है, उसको कम करने या ख़त्म एलिमिनेट करने के लिए। बजट को या करप्शन को? करप्शन को, ऑफ कोर्स। जो बजट में डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे यहाँ करप्शन होती है, पैसों का खुर्द-बुर्द किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर से करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट हमें साइन हुआ था। 2013 तक मेरी पूरी टीम ने उसके ऊपर काम किया था और उसको हम लोगों ने डिफरेंट कम्बिनेशन बनाए थे डिजिटाइजेशन के एंड प्लस रिफॉर्म्स वगैरह भी की थी गवर्नमेंट के लेवल पे। कितना अरसा हुआ दुबई को छोड़ के पाकिस्तान में रहते? मुझे 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स। अच्छा फैसला है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक बहुत अच्छा फैसला है, आगे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं, ऐसा ही है? कोऑर्डिनेटर का रोल क्या होता है? मैं वेलफेयर विंग के साथ अटैच हूँ, तो मेरा जो काम है वो वेलफेयर जो विंग है पूरे आज़ाद कश्मीर की, इसकी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वेलफेयर की, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको टैकल करना, ये मेरा काम है। आपके स्किल्स ही इसी में? स्किल्स मेरी बेसिकली आईटी के अंदर है। मैं चूँकि हेड ऑफ़ डिजिटाइजेशन रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स के आने के बाद समझ लें नया मेरा स्टार्ट था, तो फिर एनीथिंग आई गॉट मैं उसके ऊपर मैं इसमें वेलफेयर के अंदर भी मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं। चूँकि मैं मैनेजमेंट के अंदर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, तो दैट्स वाई दे थॉट टू असाइन मी दिस पोजीशन और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आप भी नौजवान लगते हैं, जब सियासत में आए यहाँ के नौजवानों से मिल के अपने ही मुल्क के, तो क्या महसूस कर रहे हैं कि नौजवान ऐसी सोच रखते हैं कि हमें कुछ मुनफरिद चीज़ करनी है?
जी बिल्कुल, मैंने देखा है कि पिछले 72 ईयर्स से हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो टूटी नलका, ट्रांसफार्मर, रोड्स, इसके चक्कर में आवाम को फंसाए रखते हैं। मैंने ज़रा डिफरेंट वे ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्ट किया। मैंने एजुकेशन के ऊपर बात की, डिपार्टमेंटल जो करप्शन होती है उसको कैसे रोका जा सकता है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फिर बजट जो है वो हुकूमत तक सही शक्ल में बचाना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में इनकम को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है इसके ऊपर, और फिर उस इनकम को आवाम तक कैसे पहुँचाया जा सकता है, इसकी रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने लोगों के साथ बात की। अपनी कंपेन का मैंने स्टार्ट ही इसी बात से लिया, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसकी एक बड़ी एग्जांपल सितंबर 13 जो मैंने जलसा करवाया था राजमहल के अंदर, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट जलसा अनटिल नाउ जो पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर हुआ है। मलिक साहब, जिस मुल्क के अंदर ऑडिट का निज़ाम ही नहीं है, एहतसाब हो ही नहीं सकता, उसका आगाज़ आपने अपने हलके से और कोटली डिस्ट्रिक्ट से कर दिया, क्या फ़ायदा होगा आपको? देखिए, ये मैं कोटली डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा। अगर आप छोटी छोटी यूनिट्स को चेंज करने की कोशिश करें, चेंज दो तरह का होता है, एक तो बॉटम टू टॉप होता है, टॉप टू बॉटम चेंज होता है। मैं बॉटम टू टॉप चेंज की बात नहीं कर रहा, मैं टॉप टू बॉटम की चेंज की बात कर रहा हूँ। वो कैसे हो सकता है? देखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ा हर्डल है हमारी जो गवर्नमेंट को अच्छे स्टेज पे ले जाने के लिए, या फिर आवाम को जो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो नहीं मिल सकती ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी एंड प्लस पॉलिटिशियंस। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है लेटेंसी। जो डिपार्टमेंट्स के अंदर लेटेंसी क्रिएट की जाती है और उसके बैकएंड पे जो चीज़ आती है वो है रूल्स ऑफ बिजनेस। हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस को इतना कम्प्लेक्स बनाया गया है कि डेलिबरेटली चीज़ों को डिले किया जाता है, लोग ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, वो इंतज़ार नहीं करते, फिर वो काम करवाने के लिए अंडर टेबल पैसे देंगे। तो उस चीज़ को रोका जा सकता है तो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये एक सिस्टम है जो दुनिया में डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर यूज़ हो रहा है। ऐसा ही वो सिस्टम अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आता है तो ये टॉप टू बॉटम चेंज की बात है। फिर उसके ऊपर आपको लॉ अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत है। एक्चुअली तो MLA का काम ही लॉ अमेंडमेंट्स होता है। आपने MLA का जिक्र किया, सियासतदान प्लस ब्यूरोक्रेसी इक्वल टू आवाम। आपको क्या लगता है कि इस करप्शन के अंदर इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर किसका है? मेरा ख्याल है सबसे पहला सियासतदानों का रोल आता है, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो ऐसी लॉ अमेंडमेंट्स नहीं करते जिससे करप्शन जो है वो एलिमिनेट हो सके। फिर उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। जैसे देखें, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या अथॉरिटीज़ जो बनी हुई हैं गवर्नमेंट के अंदर। अब अथॉरिटीज़ वो फुली अथोराइज्ड होती हैं रूल्स ऑफ बिजनेस को चेंज करने में, वो रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज नहीं करते, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करेंगे तो करप्शन रुक जाएगी, अंडर टेबल जो उनकी पॉकेट्स में पैसे आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। फिर वो पैसे रुकेंगे तो ऑब्वियसली जो सियासतदानों को हिस्सा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। फिर इसमें सबसे बड़ा जो कसूर मैं समझता हूँ वो आवाम का इटसेल्फ है, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि MLA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। MLA का काम होता है लेजिस्लेशन करना। वो ये समझते हैं कि अगर एक MLA चाहे या कोई भी पॉलिटिशियन है वो आपके घर फातह ख्वानी के लिए आता है, शादियां अटेंड करता है, आपके जनाजे अटेंड करता है, तो यही उसका काम है। लेजिस्लेशन की तरफ लोगों का माइंड नहीं है। आप लोगों का माइंड बनाएंगे, आप उनको मोटिवेशनल स्पीचेस देंगे, आप चाहते हैं कि हम नौजवान को उसके हकूक़ के बारे में बताएं, ऐसा ही है? एग्जैक्टली। और जिस नौजवान को आप ये हकूक़ उसके बताना चाहते हैं वो अपना हक पता ही क्या समझता है? फातिहा से हट के और जनाजे से। ये सियासतदान मेरे घर नाश्ते पे आए, मैं 10-20 हज़ार रुपये लगा के उसको नाश्ता करवाऊँ, मैं इस एहसास कमतरी से बाहर निकलूँ और लोगों को दिखाऊँ मेरा इससे तल्लक है, दैट्स इट, हमारे नौजवान की इससे बड़ी ख्वाहिश नहीं है। फिर क्या होगा? प्रोटोकॉल है जो या एक मिथ कह लें जो सियासतदानों ने क्रिएट की हुई है, जो लोगों की जहन साजी की हुई है। उन्होंने अपने आप को इतना हायर एंड पोजीशन पे ले गए हैं कि वो ये समझते हैं कि हम किसी से मिल लेंगे, या लोग ये समझते हैं कि हम इनसे मिल लेंगे तो हमारी रेपुटेशन में इजाफा होगा, हमारी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, लोग हमें बड़ा अच्छा समझना शुरू हो जाएंगे, जी पॉलिटिशियन से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अब इस चीज़ को एलिमिनेट किया है मैंने। ये पिछले 2.5 साल में जो काम किया है इसमें ये प्रोटोकॉल वाला जो सिस्टम है ना, इसके ऊपर मैंने काफ़ी फोकस किया है। इनफैक्ट मैंने कॉलेजेस के अंदर जाके लेक्चर्स वगैरह दिए हैं। मैंने बताया कि एक्चुअली पॉलिटिशियन का काम क्या है, एक्चुअली MLA जो होता है उसका काम क्या है, और आवाम जो है उस जितने भी देखें आप टैक्सेस जितने भी जाते हैं ये आवाम की पॉकेट से जाते हैं। True. अब अगर MLA या कोई भी हुकूमत का एहलकार है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है या पॉलिटिक्स के अंदर है, ये इस काम की पैसे लेते हैं, मंथली इनकी सैलरीज होती हैं या TADA या एक बड़ी अच्छी हंसी मराद दी जाती है। मलिक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सियासतदान को हम वोट देते हैं, वो हमारा मुलाजिम है, उसका काम है सड़कें बनवानी, उसका काम है टूटी नलके देने, उसका काम है वाटर सप्लाई की स्कीम्स देनी, इसके बदले में उसकी तख्ती और उसके गले में हार नहीं डालने चाहिए, उसका शुक्रिया लगा के, बैनर लगा के शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। जी, सिविलाइज्ड दुनिया में तो ऐसा ही होता है। आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना?
नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं करूँगा। इनफैक्ट मेरा ये इरादा है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो ये जगह जगह जो तख्तियाँ लगती हैं कि फ़लाँ साहब ने ये इफ्तिताह किया है, फ़लाँ साहब ने ये इफ्तिताह किया है, ये एक परसेप्शन ऐसी डेवलप होती है कि ये लोग अपनी पॉकेट से पैसे खर्च कर रहे हैं। इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह मैं ये तख्तियों वाला सिस्टम ज़रूर ख़त्म करूँगा। आप इतने ज़्यादा नौजवान सिर्फ कोटली के हल्का एक राज महल में आ गए, वो भी तहरीक इंसाफ के अंदर, तो एक ही बार सबको याद आई तब्दीली लानी है? नहीं, मैं देखें 2011 से पीटीआई के अंदर हूँ और पीटीआई के साथ में काम कर रहा हूँ। 2016 में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ अपने हलके का, लेकिन मैं यूएई में था। यहाँ मैं प्रैक्टिकली उस तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था। बाकी जितने भी मेरे साथी हैं, कुछ नए लोग आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बड़ी लॉट जो है वो पुराने लोग सारे के सारे पुराने हैं। अब वो एक नज़रिए देखें, जितनी भी पुरानी ये जमातें हैं, जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने तो हमेशा कश्मीर को एक आज़ादी कैंप के तौर के ऊपर यूज़ किया कि जी फ्रीडम कैंप है हमारा, हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना चाह रहे हैं, पूरी आवाम को इस चक्कर में लगाए रखा। लेकिन एक्चुअली जो इंटरनली डेवलपमेंट होनी थी इसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया। फिर नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी है, इसका हाल आपने पाकिस्तान में देख लिया, इनकी करप्शन की हिस्ट्री तो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगी। तो ये एक ऐसी जमात थी जिसने एक नई सोच दी, एक नया ट्रेंड दिया। इमरान खान साहब ने जो मोटिवेट किया आवाम को, उनके हकूक़ के बारे में उनको बताया कि किस तरह के हकूक़ हैं आवाम के। इमरान खान साहब ने आवाम को उनके हकूक़ के बारे में बताया और आवाम को समझ आना शुरू हुई, आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में ये जो रिसेंट इलेक्शन पाकिस्तान में पीटीआई जीती है तो ये उसी समझ का नतीजा है। उसी समझ का नतीजा है। लेकिन हम दोनों ना आज़ाद कश्मीर में रहते हैं। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में बेशुमार चीज़ों में एक बड़ा तजाद है। क्या हमारे मुल्क के अवाम को ये पता है और वो ये हक मांगना चाहते हैं कि हमने थाने में एफआईआर दर्ज करवानी है तो सियासतदान हमारे साथ चले? किसी 400 शराब बेचने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया तो आप उसकी ज़मानत करवाएं? जब ऐसी लोग डिमांड्स करेंगे तो मेरे सामने बैठे हुए मलिक साहब क्या करेंगे? देखिए, ये ट्रेडिशनल वेज़ हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जब तक आप थाना कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये आप मानते हैं? ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है सही प्रॉपर लेजिस्लेशन से, और वो लेजिस्लेशन तभी होगी जब मेरे जैसे लोग असम्बली के अंदर जाएंगे, इन नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। मैं जिस कंट्री में तकरीबन 16 साल गुजार के आया हूँ, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो किसी के साथ थाने में चला गया। वहाँ अदारे जो हैं वो बाख्तियार हैं, और अदारे बाख्तियार होने की वजह से उनको जो अवाम है उनको हकूक़ प्रॉपर्ली मिलते हैं। मलिक साहब, हमारे यहाँ बुराई की जो जड़ें हैं ना वो बहुत मजबूत हैं और उसमें ज़्यादातर कसूर जो है वो अवाम का है, और सियासतदान जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं वही कामयाब है। आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कामयाब थे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। हमारी जो हल्के की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 60+ पॉपुलेशन जो है वो जवान लोगों की है। हमारा लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 70% है, और ये लिटरेसी रेट जो है वो हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है कि हम नई सोच लोगों के जहनों में पेनिट्रेट कर सकें, और वो हो भी रही है। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि कोटली के अंदर से एक हल्के में एक दर्जन उम्मीदवार हैं एक सीट के लिए, ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो ये हवा का एक रुख है कि पीटीआई की गवर्नमेंट मरकज़ के अंदर है तो लोग ज़्यादातर पीटीआई के अंदर आपको नज़र आएंगे। दूसरा, मेरे ख्याल में पॉलिटिकली आज़ाद कश्मीर के लोग ज़्यादा मैच्योर हैं कंपेयर टू द पाकिस्तान। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से हर 5 साल के बाद गुजरते रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में पॉलिटिकली लोग ज़्यादा मैच्योर हैं और पॉलिटिक्स की तरफ से आना चाहते हैं। बात है, बिल्कुल पॉजिटिव है। उसकी वजह यह है कि आपको विद इन पार्टी अगर 6-7 लोग आपके साथ हैं, किसी एक को टिकट मिलेगा ऑब्वियसली, तो बाकी आपकी विद इन पार्टी एक अच्छी खासी अपोजिशन होगी, आपको उनको कम्पीट करना है। बाकी पार्टियों की तो अलग बात है। पॉजिटिव चीज़ है जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉजिटिव कंपटीशन पैदा हो गया आप जैसे नौजवानों के आने से। लेकिन एक ही कबीले से दर्जन लोग क्यों? हमारे कबीले के जो मलिक बरादरी की अगर आप बात करें, क्योंकि 70% पॉपुलेशन हमारी हल्के के अंदर मलिक बरादरी की है, तो एक ये रीज़न है। दूसरा ये है कि सारे मलिक नहीं हैं। आप किसी और पार्टी में भी देखें, इनफैक्ट हमारी पार्टी के अंदर भी जो न्यू वारिद हैं, मैं जो आप ये कह रहे हैं कि जो ये जो लोग हैं, क्या मलिक नवाज साहब और यूसुफ मलिक साहब मलिक नहीं है? जी, मलिक नवाज साहब तो बिल्कुल मलिक नहीं है, तो मुगल हैं, ये तो सर्टिफाइड है, सब लोगों को पता है। मलिक नवाज साहब मलिक नहीं है, वो मुगल हैं। मुगल हैं।
तो लेकिन मलक टाइटल उन्होंने लिया है तो बस उसको इनकैश करवा रहे हैं एक काफ़ी सालों शख्स से। जो इतने अरसे से अपने नाम के साथ ये लिख रहा है, उनका शजरा नसब होगा, वो अपनी शनाख्त कैसे बदल सकते हैं? देखें, मलक जो है ये टाइटल है बेसिकली। मलक किसी बरादरी का नाम नहीं है, मलक लेकिन किसी मलक के बरादरी नीचे का जो नाम नहीं है। सब कास्ट जो हैं वो जैसे अवान है, मिनास हैं, ये लोग मलक कहलवाते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। बाकी मलकों की और बहुत सारी सब कास्ट हैं, जैसे कंठ हैं, मीर हैं, डार हैं, ये सारे मलक ट्राइब्स यानी के कि अंदर आते हैं। मलक एक टाइटल है। जी एग्जैक्टली। मलक का मतलब बेसिकली अरबिक और पर्शियन के अंदर इसका मतलब किंग होता है, बादशाह होता है। जो उस वक्त के लोग बादशाह, ये बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था ये 12th सेंचुरी के अंदर तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट हुआ था, जब जो तुगलक बादशाह थे उनके 3rd जनरेशन में जो मुसलमान पहले हुए थे उनको वो जो मलक जालिम टाइटल लोग दिया थे गया था। पहले। अब वो हिस्ट्री के ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो ये पूरा लंबी प्रोग्राम बात खत्म हो जाएगा। यानी लंबी कि बात हो मलिक जाएगी। नवाज साहब जो अपने नाम के साथ मलिक लिखते हैं, उनको मुगल होते हुए मलिक लिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के ये लिए सियासी टाइटल कार्ड दिया खेला गया। उन्होंने। जी, मेरा तो यही ख्याल है कि तो सियासी फिर कार्ड मलिक खेला। यूसुफ साहब के बारे में? जी, मलिक यूसुफ साहब जंजुआ हैं, उनकी पूरी फैमिली, इनफैक्ट उनके रिलेटिव्स मेरे पड़ोसी हैं, वो तो जंजुआ हैं सारे, मलिक नहीं हैं। फिर वही टाइटल वाली बात आ जाती है कि एक बड़ी पॉपुलेशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि मेरे लिए सरप्राइज़ है कि मलिक नवाज साहब मलिक नहीं है और मलिक यूसुफ भी मलिक नहीं है। ये आप खुद से री-वेरीफाई भी कर सकते हैं मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको। अगर आपको पार्टी ने टिकट ना दिया तो? मुझे इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। अभी रिसेंट आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जो चेंज आया है, तो वो किसी ऐसे इलेक्टिबल को नहीं लेंगे। सेकंड, वो देखेंगे कि मेरिट किस शख्स का बनता है। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी अपनी यूनियन काउंसिल है, प्लस 2-3 और यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिनके अंदर मेरा अच्छा खासा वोट बैंक है। आपके हल्के की कितनी यूनियन काउंसिल? 5 यूनियन काउंसिल है हमारे हल्के। आपकी कितनी फुटिंग है, कितनी यूनियन काउंसिल? देखिए, मेरी अपनी जो यूनियन काउंसिल है उसका तकरीबन 17,000 वोट है, और वहाँ कोई ना उम्मीदवार है दूसरा और ना किसी और का इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि आपके बाप दादा की वजह से आपको वहाँ से ज़्यादा वोट मिलेंगे। एक ये रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि उस हल्के ये हमारी यूनियन काउंसिल इस हल्के का हिस्सा नहीं थी। ये रिसेंट जो चेंज हुआ है इसकी वजह से ये इस हल्के का हिस्सा बनी है। ये जो तो पुराने जितने भी इलेक्शन लड़ रहे थे वो उनका तो ज़ीरो इन्फ्लुएंस है। जो नए इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर हमारा पहले से असर सूख रहा है। लोगों के काम किए हैं हम लोगों ने, लोगों की हेल्प की है। अभी आप हुकूमत में भी नहीं आए तो काम कैसे कर दिए? बहुत सारे काम होते हैं जो करने वाले होते हैं। मैं थाना कचहरी के? थाना कचहरी से हट के भी देखें, मेरी फैमिली जो है नंबरदार फैमिली है। हम लोग जनरेशन टू जनरेशन जो है वो लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, जिसमें छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के वो हल करना, इसके अलावा कुछ चैरिटी के काम भी किए हैं बहुत सारे। तो ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये आपका और अल्लाह का मामला होता है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो किए हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। और सेकंड जो बिगेस्ट रीज़न है वो ये है कि एक ही दादा की औलाद है। 70% जो मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर मेरी ट्राइब के लोग एक ही दादा की औलाद है। तो आपके अंदर यूनिटी है। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये जो पुराने सियासतदान हैं वो 2-2 हलकों से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? आप लोगों की शक्लें देख के ये पहले रहा है ऐसा कि वो 2-2 हलकों में इलेक्शन लड़ के ये सोचते थे कि हम जीत भी जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह। अब कंपटीशन 2 हलकों से इलेक्शन खौफ की वजह से लड़ेंगे? मेरा ख्याल है यही रीज़न हो सकती है, क्योंकि वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 2 कश्तियों में सवार जो इंसान होता है वो डूब ही जाता है, तो इनका हाल यही होने वाला है इस दफ़ा। लेकिन शायद उनकी अपनी रीजंस होंगी, क्योंकि ये हल्का जो राजमहल है और कोटली का जो हल्का है ये पहले एक हल्का हुआ करता था जी। तो ऑब्वियसली दोनों हल्कों के अंदर इनका पुराना वोट बैंक होगा, या जैसे वो सोचते हैं कि होना चाहिए हमारा, तो ये एक इम्प्रेशन उनको थोड़ा तकवीत देता है जी हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए 2 हल्कों में। लेकिन बाकी कोई मुझे रीज़न नज़र नहीं आती, क्योंकि स्पेशली मैं अपने हल्के की अगर बात करूँ तो इसमें जितने भी पुराने इलेक्टिबल्स थे, मैं मलिक नवाज साहब की बात कर रहा हूँ या मलिक यूसुफ साहब की, इनके अगेंस्ट बड़ी नफरत पाई जाती है लोगों के अंदर, क्योंकि एक तो 35 ईयर से कुछ इन्होंने काम नहीं किए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। आपने सिटी का हाल देखा होगा कि उसका क्या हाल है। बाकी आप जितनी भी यूनियन काउंसिल हैं उनमें चले जाएं, लोगों की जॉब्स नहीं हुई, पानी के मसाइल वैसे के वैसे हैं, रोड्स बनी नहीं है, पुल जो हैं वो लोग इवन अपनी पॉकेट से डोनेशंस के ऊपर पुल तक तमीर हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आपकी पार्टी है वो कितने फ़ीसद आपको उम्मीद है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जो नए लोग हैं, ख़ासकर जो यूथ है, उनको वो टिकट देंगे और पुराना जमूद टूटेगा? देखें, अब जो रिसेंट चेंज ये पाकिस्तान के अंदर है, आपने देखा होगा कि सेनेट के इलेक्शंस में कुछ लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं किया, और आई एम वेरी श्योर कि ये वो लोग थे जो दूसरी पार्टियों से इलेक्टिबल्स की शक्ल में लिए गए थे। जितने भी अब पॉलिटिक्स के अंदर लोग हैं उसमें 70% यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं ज़्यादा।
अब इमरान खान साहब को ये बात जो रिसेंट एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक बड़ी एग्जांपल है कि उन्होंने खुद से देख लिया है कि अब इलेक्टेबल्स को नहीं लेना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के नज़रियात के साथ जुड़े हुए हैं, जो मुतासर हैं स्पेशली इमरान खान साहब के नज़रिए से, उन लोगों को टिकट दिए जाएँ तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का इत्तेहाद हुआ तो आप लोगों को तो कच्चा छुपा जाएंगे लोग। देखिए, मुझे ये सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, अगर नज़र आ गई तो ऐसा कुछ पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। फिर तो मलिक नवाज साहब को ही टिकट दिया जाएगा। नहीं, मलिक नवाज साहब तो मदद करने पे मजबूर हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। देखें, जितनी भी हमारी कैंपेन रही है इस हल्के के अंदर, वो एंटी मलिक नवाज रही है, क्योंकि लोग तंग है मलिक नवाज से। अब अगर हम में से कोई जाके सपोर्ट करेगा तो लोग हमें नहीं बख्शेंगे, और ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलियास साहब, जब लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, क्या कहते हैं उनसे? देखिए, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ। मैं उनको ये बताता हूँ कि एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। मैं उनको ये बताता हूँ कि आपने टैक्सेस की मद में कितनी अमाउंट्स जो हैं वो अपनी पॉकेट से, हलाल कमाई से हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाई है। मैं उनको ये बताता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे खुर्द बुर्द किया जाता है, और फिर मैं उनको उसके सॉल्यूशंस भी बताता हूँ कि हम ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम एजुकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन में आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 7 से 8 स्कूल ऑफ थाट्स हैं, डिफरेंट टाइप की कोर्स ऑफ स्टडीज़ पढ़ाए जाते हैं, जिससे लोगों के बीच में एक काफ़ी डिफरेंसेस पैदा होते हैं। अब उसको ख़त्म करने के लिए मैं इक्वल कोर्स ऑफ स्टडी की बात करता हूँ। हेल्थ सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मेरे एक्सपीरियंस से, मैं 11 साल गवर्नमेंट के अंदर रहा हूँ, और एक ऐसी गवर्नमेंट के अंदर जो दुनिया में तरक्की याफ्ता गवर्नमेंट कंसिडर की जाती है। मैंने वहाँ देखा है कि डिपार्टमेंट्स को कैसे आज़ाद किया गया है, डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए रूल्स रेगुलेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिफॉर्म्स किस किस तरह से की जाती हैं। मैं खुद रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी कमेटी का मेंबर हूं। इलियास साहब, आपका ये जो तजुर्बा था, जो आपकी सोच है, जो विजन रखते हैं, बहुत अच्छी सोच है। मैं ज़ाती तौर पर उस चीज़ से बड़ा खुश हूँ। थैंक यू। आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? बिल्कुल हो सकता है। कितने फीसद? देखें, अगर इसमें ये ग्रेजुअली होता है हमेशा, कुछ ओवरनाइट तो कुछ नहीं हो सकता। इसमें 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एक अजाइल स्ट्रेटजी होती है, एक वाटरफॉल स्ट्रेटजी होती है। मैं अजाइल स्ट्रेटजी और वाटरफॉल स्ट्रेटजीज़ दोनों को लेके चलूँगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए की जाती हैं, जैसे एजुकेशन कोर्स ऑफ स्टडी को चेंज करना, इसके इम्पैक्ट आपको फ़ौरन नज़र आना नहीं शुरू होंगे, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इमीडिएटली फिक्स की जा सकती हैं, जैसे जो प्रोजेक्ट्स के अंदर करप्शन होती है, ठेकेदार स्पेशली जो करप्शन करते हैं, या PWD वाले, या जितनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक सियासतदान के बेटे को ठेका नहीं मिलना चाहिए ना रोड का। देखें, ये बात सियासतदान के बेटे की बात नहीं है, ये बात आती है कि कंपनी की वर्थ कितनी है। जिस कंपनी को आप ठेका असाइन कर रहे हैं, किसी प्राइवेट बंदे को, प्राइवेट लाइसेंस वाले को ठेका इशू नहीं होना चाहिए। इशू नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। आपके साथ कितने फीसद नौजवान हैं जो आपके साथ शामिल हाल भी हैं, और आप चाहते हैं कि थाना कचहरी तक की जो मामलात हैं वो वहाँ पहुँचने से पहले हल हो जाएं? ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी फैमिली का एक्सपीरियंस रहा है। हमारी जो यूनियन काउंसिल के अंदर चौकी है, इसके अंदर तो 3 साल तक चौकी बनने के बावजूद भी एक सिंगल केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने ऐसी वहाँ माहौल बनाया हुआ है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो पंचायत के सिस्टम में बैठ के हल किए जाएँ। लेकिन अब लोग जाना शुरू हुए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत कम रेशो है, क्राइम की भी बहुत कम रेशो है हमारी यूनियन काउंसिल में, और बाकी जो यूनियन काउंसिल्स हैं उसके अंदर भी क्राइम की रेशो बहुत कम है। और नौजवान ये चाहते हैं कि आपको पुलिस वालों को जाके पैसे ना देना पड़े। देखें, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस बात के ऊपर कैंपेन कभी नहीं करते कि भाई आपको पुलिस वाला जो है वो आपसे रिश्वत नहीं लेगा, पटवारी आपसे रिश्वत नहीं लेगा। वो हमेशा इस बात को शह देते हैं कि पुलिस को के पास अगर जाना है तो आप मुझे बताएं, पटवारी के पास जाना है तो मुझे बताएं। इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए मैं पूरी कैंपेन कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अमल भी हो रहा है और लोग मुतासर भी हो रहे हैं इससे। मलिक साहब, राजमहल के ऊपर राज करेंगे आप? इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद है। 100% कॉन्फिडेंट। अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप के पास जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, आप उनको असेस करें, आप उनके विजन के बारे में उनसे पूछें। आप ये देखेंगे उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसी है, वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, या पहले कभी उन्होंने झूठ बोल के आपको दगा दिया है तो वो दोबारा भी दे सकते हैं। इस बात को अवॉइड करें, आप उनसे बचें। कोई ब्रदरिज्म का अगर कार्ड खेल रहा है सिर्फ अपने साथ टाइटल लगा के, तो इससे बचें आप। इसके अलावा आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी ये है कि आप जो टैक्सेस पे करते हैं, क्या कोई ऐसा शख्स है जिसके पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि वो टैक्सेस सही शक्ल में आपके पास दोबारा पहुँचा सकें। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि आप जैसे नौजवान आगे आएँ, थैंक यू, लोगों की मदद करें, कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।